हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 336 नंबर का वीडियो, जहां पर हम हमारी जो 1000 वीडियोस की सीरीज थी उसको आज से एक बार फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज मैं अगेन हमारा जो लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करने वाला हूं। इट मींस नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को हम शुरू करने वाले हैं। और इस वर्ड में, इस टॉपिक में मैंने जितने टर्मिनोलॉजीज का यूज में लिया है, यानी कि नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इनका मीनिंग क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर माइनस 1y इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। अब यहां पर पहली बात तो कैपिटल डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, जो कि इक्विवेलेंट है यहां पे डी बाई डी एक्स के। ठीक है, तो यहां पे अगर ये जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट हो जाएगा। कितने टाइम्स वो डिपेंड करता है डी की पावर पे। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर मैं इसको ओपन करके लिख देता हूं तो मेरे पास में आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में y इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। अब यहां पर हम बात करते हैं कि इन टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब था, जिसके बिहाफ पे हमने इस इक्वेशन को कहा है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं। यहां पे मैंने कहा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखो कोई भी इक्वेशन जो है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहलाती है कि यहां पे आप बहुत बेसिक से मेरे को देखते हुए नीचे जो यहाँ पे पेपर पे लिखा हुआ है उन सभी को मैच करते जाइएगा। मैंने कहा कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है, टर्म मेरे पास में डिफरेंशियल टर्म, यानी कि y का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है। y डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे। ठीक है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड y डिपेंडेंट वेरिएबल है किस पे, x पे। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशियल जो टर्म है, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाला टर्म y एंड डिफरेंशियल टर्म जो है उसकी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब y एंड y डैश दोनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो हमारे पास में y है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड जो y डैश है जो डिपेंडेंट वेरिएबल की डिफरेंशियल टर्म है, इन दोनों की पावर भी ओवरऑल क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, स्क्वायर क्यूब कहीं पे कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के रेफरेंस में, जिसके बिहाफ पे मैंने इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा है, उसके लिए ये इनफ है इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टर्म घोषित करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने कहा नॉन होमोजीनियस, तो हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि y का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो रहा है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे मेरे पास में इक्वेट हो रहा है जिस भी इक्वेशन के, वो इक्वेशन हमारे पास वो फंक्शन क्या है, r ऑफ x। कहने का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल किसके रेस्पेक्ट में हमारे पास डिफरेंशिएट हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास में वो इक्वेट होनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन x के फंक्शन के रूप में। कहने का मतलब यहाँ पे हमारे पास में जो जिसके इक्वेट हो रहा है वो हमारे पास में x ई टू द पावर x साइन x, वो क्या है, x का फंक्शन है, और x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल था एंड y डिपेंडेंट वेरिएबल था। तो हमारे कहने का केवल इतना तात्पर्य है कि हमारा y विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो रहा है, तो x के ही टर्म में हमारे पास इक्वेट होनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, तब वो नॉन होमोजीनियस कहलाएगी। और अगर जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, कहने का मतलब यहाँ पे इक्वेट हो रही है इक्वेशन 0 के, तो हमारे पास में ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, आती है इतनी बात समझ में? तो हमने क्लियर कर लिया है नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब क्या है, हमारे पास में जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो डिफरेंशियल टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो ये तो हुआ हमारा जो कॉमन नोमेनक्लेचर था वो कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइम्स में जो डिफरेंशिएट हो रही है, हाईएस्ट टाइम कितने टाइम डिफरेंशिएट हो रही है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर हो गया है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं किसी भी नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वो 2 पार्ट में हम सोल्व करते हैं। एक पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड दूसरा पार्ट होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो मैं इसको तोड़ के लिख देता हूं, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस में पी आई, यानी कि y को इक्वेट कर दिया है y ऑफ c प्लस में y ऑफ p, जिसको मैंने इक्वेशन ए दे दिया है नाम। अब देखो मैं यहाँ पे पार्ट ए को सॉल्व करता हूं, जहां पे मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है उसका सॉल्यूशन निकालने वाला हूं, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस में वाई, इसका हम सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर आप कह लीजिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एक सब्सटीट्यूशन करना रहता है, जो कि
नेसेसरी नहीं है हर क्वेश्चन में लिखना, बट यहाँ पे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो कि आपको जुबान पे रटा होना चाहिए ऑलवेज। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। देखो y इज इक्वल टू ई टू द पावर mx है, तो यहाँ पे dy बाई dx हमारे पास में y को सब्सटीट्यूट करना है, एंड y का हमारे पास में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2 टाइम्स है, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में y का विद रेस्पेक्ट टू x वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर mx का तो e टू दी पावर mx ही हो जाएगा, बट इसकी पावर का अगेन हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, m एज ए कांस्टेंट बाहर एंड x का x के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास में आ गया m e टू दी पावर mx। अब इसी को अगर मैं 2 टाइम करता हूं तो m एज ए कांस्टेंट बाहर रहेगा एंड e टू दी पावर mx का अगेन मेरे पास में क्या आएगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x m e टू दी पावर mx। इट मींस मेरे को आ जाएगा m स्क्वायर ई टू दी पावर mx। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में जितनी हाईएस्ट डिग्री की, जितनी हाईएस्ट पावर की हम निकाल रहे हैं डिफरेंशियल, उतना ही पावर आ जाएगा m का। ठीक है, एंड e टू दी पावर mx की तो होल पावर 1 ही रहेगी ऑलवेज। तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट क्या होने वाला है, m स्क्वायर ई टू दी पावर mx। 1 टाइम है तो m ई टू दी पावर mx, 3 टाइम है तो m क्यूब ई टू दी पावर mx। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया है y की जगह e टू दी पावर mx। अब देखो e टू दी पावर mx एंड देन m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे e टू दी पावर mx तो डजंट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, आप फंक्शन की थोड़ी सी समझ अगर रखते हैं तो इस चीज को जरूर से आप ग्राफ बना के एक बार के लिए खुद से समझ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 1 को हम इक्वेट कर देंगे 0 से, तो यहाँ पे मेरे पास में m माइनस 1 m प्लस 1 दो फैक्टर आएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास में m इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू माइनस 1 दो रूट्स निकल के आ चुके हैं। तो यहाँ से मेरे पास में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था जिसका सॉल्यूशन हम निकालने चले थे पार्ट ए में, उसके लिए हम सॉल्यूशन लिखने वाले हैं। अब तो देखिएगा, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, हमारे पास में m इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 दो रूट्स निकल के आ चुके हैं। अब देखो इसमें यहाँ पे हमें क्या करना है, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन है ऑल रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, दो डिफरेंट रूल है एंड रियल रूट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में c1 एंड c2 दो रूट है तो c1 एंड c2 2 टाइम आया। ठीक है, एंड e टू दी पावर यहाँ पर हमारे पास में 1 है इसके कोफिशिएंट में, एंड यहाँ पे मेरे पास माइनस 1 है, e टू दी पावर m1x एंड e टू दी पावर m2x, यानी कि m1 मेरे पास में 1 एंड m2 मेरे पास में माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया y ऑफ c, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का हमारे पास में क्या है, सॉल्यूशन। तो मेरे पास में c1 e टू दी पावर x प्लस में c2 e टू दी पावर माइनस x, जहाँ पे c1 एंड c2 ऑर्बिटरी कांस्टेंट है, ये मेरे पास इक्वेशन 1 के रूप में आ चुका है। इसका पार्ट 1 सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं इसका कैलकुलेट कैसे करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो इसका सेकंड पार्ट था उसके लिए हम कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। देखो यहाँ पे x e टू दी पावर x sin x के लिए मैं सॉल्यूशन निकालने वाला हूं, तो यहाँ पे इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो क्या बोलता है, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन में एफ ऑफ डी, मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर में आ जाएगा आर ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको क्या है, एक्स ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, जो हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके टर्म में हमें जो फंक्शन गिवन है आर एच एस में, वो हमारे पास कंप्लीट क्या है, आर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर मेरे पास क्या है, डी स्क्वायर माइनस 1, जिसको हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पी आई मैंने डिफाइन किया है 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस 1 एफ ऑफ डी एंड आर एक्स। अब देखो स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है किस चीज को, किस टर्म को, किस फंक्शन को कैसे कैसे किस ऑर्डर में आपको प्रायोरिटी पे रखना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमारे पास में आर एक्स में ई टू दी पावर एक्स एक्सपोनेंशियल की टर्म आए तो हमें एक्सपोनेंशियल शिफ्ट रूल को ऑलवेज यूज में लेना है। और किस तरह से यूज में लेना है चलिए बताता हूं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स के मल्टीप्लीकेशन में जो भी टर्म हो, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स जो भी टर्म है एक्स साइन एक्स है, तो यहां पे अगर मेरे पास इस टर्म में होता है तो मैं क्या करूंगा, ई टू दी पावर ए एक्स को ऑपरेट करूंगा जब, तो मेरे पास में जहां पर भी डी है हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर में, उस डी को रिप्लेस कर दिया जाएगा डी प्लस ए के साथ में। ओके, यहां पे ए हमारे पास में पॉजिटिव है तो डी प्लस ए को रिप्लेस कर रहा हूं डी की जगह पे। अगर माइनस होता तो डी माइनस ए को रिप्लेस करता उसकी जगह पे। सिंपल है। तो चलो यहाँ पे एफ ऑफ डी प्लस ए किया एंड वी एज इट इज रहने वाला है। तो कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास ई टू दी पावर एक्स है तो एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू मेरे पास 1 हो गई। यानी कि यहाँ पे जहां जहां डी है वहां डी प्लस 1 को हमें रिप्लेस कर देना है डी से। ठीक है, तो यहाँ पे डी प्लस 1 रख दिया है डी की जगह पे, तो डी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 1 एंड एक्स साइन एक्स एज इट इज। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया है साइड में, तो इससे ही मेरे पास में फाइनल जो सॉल्यूशन निकल के आ रहा है वो आ रहा है डी स्क्वायर प्लस में 2d एंड एक्स साइन एक्स। ये मेरे पास में ई टू दी पावर एक्स को जब हम ऑपरेट करेंगे उसका सॉल्यूशन आ चुका है। अब हमें ऑपरेट करना है एक्स साइन एक्स को, और वो किस तरह से करना है चलिए बताते हैं। सो देखिएगा यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं।
सो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जो लास्ट पेज पे हमने जो इक्वेशन पे छोड़ा था वो वापस से एक बार लिख दी है। अब यहाँ पे जो रूल लगने वाला है e टू द पावर x को ऑपरेट करने के बाद में, वो ये है कि हमारे पास में जब भी x के मल्टीप्लीकेशन में कोई टर्म होता है मल्टीप्लीकेशन में, तो मैं क्या करता हूं, x मल्टीप्लीकेशन v एंड 1 अपॉन में f ऑफ d, ये वाला केस जब होता है तब हमारे पास में जो रूल लगता है वो होता है x माइनस एफ डैश डी। जो फंक्शन था डिफरेंशियल ऑपरेटर का उसका वन टाइम डिफरेंशिएशन कर देना है एंड डिवाइडेड बाय एफ ऑफ डी। अब देखो ब्रैकेट के बाहर रहेगा 1 अपॉन में एफ ऑफ डी एंड देन मल्टीप्लीकेशन में जो x के मल्टीप्लीकेशन में था रिमेनिंग टर्म वो, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं पहले कैलकुलेट करके कि एफ ऑफ डी क्या है, डी स्क्वायर प्लस में 2d यहाँ पे, ठीक है। इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू d क्या आ गया, 2d प्लस में 2। तो इन सभी को मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया ऊपर, तो देखो मेरे पास में ये इक्वेशन निकल के आ चुकी है, x माइनस में एफ डैश डी अपॉन में एफ ऑफ डी एंड देन ब्रैकेट के बाहर 1 अपॉन में एफ ऑफ डी एंड देन v क्या है, x का जो रिमेनिंग टर्म है यानी कि साइन x, ओके। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाली इक्वेशन को, यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ना ब्रैकेट में, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में साइन x को ऑपरेट करना है। साइन x को किस तरह से ऑपरेट किया जाता है, साइन ax प्लस में b हो या तो या कॉस ax प्लस में b हो, दोनों में सेम फॉर्मूला सेम रूल अप्लाई होगा। क्या होगा देख लीजिए, यहां पे साइन ax प्लस में b की फॉर्म में है तो x का कोफिशिएंट जो है a वो हमारे पास में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। कैसे, हमारा जो फंक्शन है डिफरेंशियल ऑपरेटर का उसमें डी स्क्वायर का टर्म काम का है। जहां पर भी डी स्क्वायर नहीं होता है वहां पे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें डी स्क्वायर कैसे भी करके फॉर्म करना है, और वो किस तरह से करने वाले हैं हम आगे चल के आपको बताएंगे भी। बट यहाँ पे मैंने आपको जनरल एक बता दिया है इस फॉर्मूले में क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम यहाँ पे जैसे कि e टू द पावर ax के टाइम पे मैं d को रिप्लेस कर रहा था d प्लस ए की जगह पे, d की जगह पे d प्लस ए को, वैसे ही यहाँ पे d स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा माइनस ए स्क्वायर के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे d स्क्वायर की जगह पे माइनस ए स्क्वायर जो कि x का कोफिशिएंट है उसको रिप्लेस करना है। बट यहाँ पे जो कंडीशन है जो कि आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि हमारे पास में फंक्शन जो डिफरेंशियल ऑपरेटर का था उसमें माइनस ए स्क्वायर टर्म रखने के बाद में हमारा फंक्शन डिफरेंशियल ऑपरेटर का इक्वेट नहीं होना चाहिए जीरो के। मींस अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास जीरो बन गया तो वो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, वहां पे तो इन्फिनिटी बन जाएगा ना, 1 अपॉन में जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो टर्म है ओवरऑल वो अनडिफाइंड ना रहे, ओके। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास में ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइन ax प्लस में b, मैं यहाँ पे ये वाले टर्म को, ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ ना, ओके। तो यहाँ पे देखो साइन ax प्लस में b यानी कि a की वैल्यू मेरे पास में 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, उसका माइनस का टर्म यानी कि माइनस 1 को रिप्लेस करना है मेरे को d स्क्वायर की जगह पे। तो यहाँ पे माइनस 1 मैंने रख दिया है, यहाँ पे माइनस 1 स्क्वायर प्लस में 2d एंड देन यहाँ पे 2d माइनस का 1 आ जाएगा मेरे पास में। अब देखो जो मैंने कहा था आपको ऑलवेज यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वहां से डी स्क्वायर की टर्म जो है, डी की टर्म्स जो है उनको डी स्क्वायर में कन्वर्ट करते हुए वहां से कंप्लीटली वैनिश कर देना है, ओके। तो वो करने के लिए मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर में डी स्क्वायर बनाना भी पड़ेगा ना। तो यहाँ पे डी स्क्वायर मेरे पास में जो था वो तो वैनिश हो चुका है, बट मेरे पास में अब बच गया है 2d का टर्म, 2d माइनस में 1, जिसको मैं डी स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर और नीचे क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे 2d प्लस में माइनस 1 है ना, यहाँ पे तो मैंने 2d प्लस 1 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, जिससे कि यहाँ पे a माइनस बी एंड a प्लस में b की फॉर्म बन गई। तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बन गया यानी कि 4d स्क्वायर माइनस में 1। तो देखो अगेन यहाँ पे d स्क्वायर की जगह पे मेरे को क्या कर देना है, ऊपर जो भी टर्म बनता जा रहा है उसको लेके 1% भी आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ऊपर बड़ा कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है, नहीं। आपको नीचे जैसे जैसे आप सिंप्लीफाई करते जाएंगे वैसे ऊपर मामला अच्छा ही होगा, सिंप्लीफाई ही होगा, ठीक है। सबसे मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चंस में कि आपको सफाई से करना है, क्योंकि एक भी प्लस माइनस की मिस्टेक हुई तो वहां पूरे आपकी जो मेहनत है स्टार्टिंग से एंडिंग में, अगर आपको एंडिंग में वो आंसर नहीं मिला ना तो वो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो आपको बहुत सफाई से काम करना है यहाँ पे। तो देखो डी स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या करना है, ए एक्स का कोफिशिएंट ए है, ए का स्क्वायर एंड देन माइनस के साथ में मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगेन यहाँ पे माइनस 1 को मैं रिप्लेस कर दिया है डी स्क्वायर की जगह पे। तो मेरे पास में यहाँ से मेरे पास माइनस 5 आ गया एंड ऊपर 2d प्लस में 1 रह गया। अब देखो यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 5 मैंने बाहर निकाला। अब साइन एक्स को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो डी हमारे पास में क्या था, डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या था, डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे मेरे पास में साइन एक्स का फंक्शन है 2 एज ए बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन एक्स को वन टाइम डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स, तो 2 cos x, साइन एक्स एज इट इज रह जाएगा। अब देखो ये वाला मेरे पास में आ चुका है, इसका सॉल्यूशन, इस वाले का टर्म का सॉल्यूशन, इस ब्रैकेट का, जिस ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ओके। सो यहाँ पे अब इस ब्रैकेट को हमें अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है सिंपली,
ओके तो देखो यहाँ पे मैंने जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो उसके लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास -1/5 था उसको मैंने बाहर ले लिया है, जिसका कोई सेंस नहीं था अंदर रखने का। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले टाइम को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये लिख दिया है। अब 2d प्लस में 2 अपॉन में d² प्लस में 2, इसको एक बार मैंने किया इससे मल्टीप्लाई 2 cos x से, एंड देन दोबारा मैंने इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब अगेन हम इस पूरे टर्म को बार बार लिखने की बजाय इस इतने से टर्म को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये तो सॉल्व हो रखा है ना ऑलरेडी। अब इस वाले टर्म को मैं सॉल्व करके लिख लेता हूं। पहले सिंप्लीफाई कैसे कैसे एक एक स्टेप में करेंगे वो बताता हूं आपको। देखो पहली बात तो यहाँ पे कोई भी नई चीज अब हम नहीं करने वाले हैं। आप चाहिए तो यहाँ पे पोस्ट करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में जहाँ पे साइन ax प्लस में b के साथ जो किया था वही अब हम cos ax प्लस में b के साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास में माइनस का 2d प्लस में 2 एंड देन 2 यहाँ पे मैंने बाहर ले लिया है d² प्लस में 2d। ठीक है, एंड देन cos x माइनस में अगेन ये वाला टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो d² की जगह रिप्लेस करना है आपको -a² के लिए, तो यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी दोनों में -a² सेम है -1², जो कि मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, आप देख लीजिए पोस्ट करके। एंड देन यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में करता हूँ, सिंप्लीफाई मैंने इस तरह से किया है। अब देखो अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरे पास में डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जिसको मेरे को वैनिश करना है किस तरह से d² टर्म में कन्वर्ट करके। तो यहाँ पे d² कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, 2d माइनस में 1 है तो 2d प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई किया एंड देन डिनोमिनेटर में हमारे पास में a प्लस में b एंड a माइनस में b टर्म बना, तो a² माइनस b² की टर्म से हमें यहाँ पे d² मिल गया। ओके, तो यही चीज मैंने इन दोनों में किया है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास में फाइनली 4d² माइनस में 1 अगेन बन गया है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देख लीजिएगा। अब देखो ऊपर जो भी टर्म आपके पास में बन जाता है उसको लेके 1% भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4d² माइनस में 1 एंड 4d² माइनस में 1। अब देखो d² की जगह पे हमें -1² अगेन यहाँ पे रख देना है। ठीक है, सो देखिएगा यहाँ पे -1² जब हम रखेंगे तो किस तरह से होगा, फाइनली मेरे पास में यहाँ पे -5 बनेगा इन दोनों टर्म्स के साथ में। एंड देन ऊपर जो न्यूमरेटर में हमारे पास टर्म बन रहा है उसको हमें सिंपली पहले मल्टीप्लाई कर लेना है आपस में sin x एंड cos x को साइड में रख के। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स का खास ध्यान रखना है आपको। अगेन आपको वापस से मैं कर रहा हूँ, रिमाइंडर दे रहा हूँ, साफ सफाई से काम करना है, नहीं तो कोई सेंस नहीं रह जाएगा इतनी पूरी आपकी मेहनत का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास में जब मैंने इस ब्रैकेट को ओपन किया तो देखो यहाँ पे 4d² है, यानी कि आपके पास में जो भी टर्म है बाहर ब्रैकेट के उसको यहाँ पे 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे जब 4 को तो ऐसे बाहर रहने दो आप एज ए कांस्टेंट। अब देखो cos x का 1 टाइम करूंगा तो cos x का -sin x हो जाएगा। -sin x का अगेन करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि d² है तो यहाँ पे माइनस बाहर रहेगा, sin x का क्या हो जाएगा cos x, तो यहाँ की माइनस का cos x बन गया मेरे पास में। ओके, सो माइनस cos x अगेन cos x का -sin x एंड देन एज इट इज ये वाला टर्म तो एज ए कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट है ना, इस कारण से हमने 2 cos x लिख दिया। एज इट इज sin x को 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का cos x का अगेन माइनस का sin x, तो यहाँ पे माइनस का sin x प्लस में 6 sin x का 1 टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया cos x। एज इट इज ये वाली टाइम को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया है, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, फाइनली ये है उस ब्रैकेट का जो आगे वाला जो ये वाला पार्ट मैंने लिखा था ना, आपको बता दूं अगेन, ये वाले पार्ट को हमने अगेन जो सेपरेट करके सॉल्व किया था उसका सॉल्यूशन आ चुका है ये। ठीक है, अब मैंने इस चीज को यहाँ पे लिख दिया है एंड एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे। तो एलसीएम लेने के बाद में मेरे पास में 5 इस पूरे ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा कॉमन, 5 ब्रैकेट से बाहर आके कॉमन मैंने लिया तो मेरे पास में e⁻x अपॉन में -25 बन गया है। अब देखो sin x एंड cos x के साथ में आपको इन दोनों को कॉमन लेके जो जो टर्म बन रही है उनको ब्रैकेट में डाल देना है। तो cos x के साथ में तो मेरे पास में ये टर्म बनेगी एंड sin x के साथ में ये टर्म बनेगी। जहां से फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद में फाइनली मेरे पास में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो कि हमारा सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का वो सॉल्यूशन हो चुका है। एंड यहां से मेरे पास में जो मैंने एट द स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारे पास में नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशन आता है वो 2 पार्ट्स में आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो हमारे पास सॉल्यूशन था वो ये आ चुका है फाइनली, जिसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। एंड जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया था जिसको हमने इक्वेशन 1 दिया था उसको भी हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।